हेलो बच्चों। तो बच्चों, पुरानी क्लास का आपने रिवाइज नहीं करा है, मुझे पता है। ना आपने कॉन्सेप्ट रजिस्टर अलग बनाया होगा, ना आपने प्रैक्टिस रजिस्टर अलग बनाया, राइट। तो आज मैं आपको अपने साथ कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा जो हमने स्टडी कर ली है जितनी। अगर वो रिवाइज नहीं करा है तो पहले रिवाइज जरूर कर लेना। और आज हम क्वेश्चन करेंगे टीएस ग्रेवाल से। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, तो उससे शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन है हमारा बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 33। तो इस पर आप स्टार भी लगा सकते हो, इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एक बार शुरू करते हैं, पढ़ते हैं कि क्या है क्वेश्चन। अरुण एंड अरोरा वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3। दो पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो है 5:3। देयर फिक्स्ड कैपिटल्स ऑन 1 अप्रैल 2010 वर अरुण 60,000 एंड अरोरा 80,000। बच्चों, उनकी फिक्स्ड कैपिटल्स हमें दे रखी है। तो याद करो पुराना कॉन्सेप्ट। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब है कि ये लोग दो अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, एक फिक्स्ड और एक करंट। फिक्स्ड कैपिटल फिक्स्ड रहेगी और सारी एडजस्टमेंट्स करंट अकाउंट में जाएंगी। अरुण की कैपिटल है ओपनिंग 60,000 और अरोरा की कैपिटल है 80,000। दे एग्री टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 12% पर एनम। 12% पर एनम का इन्हें अपनी अपनी कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा। एंड टू चार्ज ड्रॉइंग्स एट 15% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 15% पर एनम चार्ज होगा। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च बिफोर ऑल अबव एडजस्टमेंट वॉज 12,600। जो इन्हें प्रॉफिट हुआ वो 12,600 का हुआ। ड्रॉइंग्स मेड बाय अरुण वर ₹2,000 एंड बाय अरोरा ₹4,000 ड्यूरिंग द ईयर। तो बच्चों, अरुण ने ड्राइंग करी ड्यूरिंग द ईयर, मतलब पूरे साल की, 2,000 रुपए। अब उसमें ये तो नहीं बताया ना कि उसने 2,000 रुपए जो विड्रॉ करी, पूरे साल ड्राइंग करी, वो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ करी या मिडिल ऑफ एवरी मंथ करी या मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर करी या कब करी। तो सीबीएसई ये अजम्पशन हमसे बोलता है कि जब भी कोई पार्टनर पूरे वर्ष टोटल एक ड्राइंग कर लेता है, जैसे अरोरा ने करी है 4,000, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसने ये ड्राइंग बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ करा या एंड ऑफ एवरी मंथ करा या बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर करा, कब करा। तो सीबीएसई अजम्पशन क्या है? वी हैव टू एज्यूम कि उन्होंने ये ड्राइंग हर महीने की मिडिल में करी है, यानी कि दे हैव विड्रॉन ए पर्टिकुलर अमाउंट इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। ये हमें एज्यूम खुद करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ ऑफ अरुण एंड अरोरा, ठीक है। शो योर कैलकुलेशंस क्लियरली, वो तो हम वैसे भी क्लियरली ही दिखाते हैं। अब ध्यान से, द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ द फर्म इनकर्स ए लॉस। इस अंग्रेजी का मतलब ये होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना ही पड़ेगा, चाहे फर्म को लॉस भी क्यों ना हो जाए। इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। बेसिकली क्वेश्चन ये बताना चाह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ठीक है। पहले क्वेश्चन समझ आ गया। तो बच्चों, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो हमने पढ़ा है कॉन्सेप्ट कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली चीजों को कहां पर डेबिट करते हैं। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली चीजों को तो हम पीएनएल अकाउंट में डेबिट करते हैं, है ना। तो अपने को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकालनी है, अरुण और अरोरा दोनों ही ए हो गए, तो अरुण और अरोरा, तो दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोला है कि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हैं।
तो इंटरेस्ट है 12% और अरुण की कैपिटल है 60,000, तो कितना बन गया 7200। अरोरा की कैपिटल है 80,000, तो कितना बन गया 9600। ठीक है जी। तो कुल मिलाकर दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन गया 800 और 7 और 9 16,800 बन गया। अच्छा, बाकी प्रॉफिट दे रखा था, प्रॉफिट ऑफ द फर्म वॉज 12,600। प्रॉफिट जो दे रखा था फर्म का वो दे रखा था 12,600। ओ माय गॉड। तो बच्चों प्रॉफिट तो है 12,600 लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 16,800। तो क्योंकि क्वेश्चन ने बोल दिया है स्पेसिफिकली कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है इवन इफ फर्म इनकर लॉस, चाहे लॉस भी क्यों ना हो जाए, यानी ये चार्ज है, होने दो लॉस, होने दो बच्चों लॉस। तो देखे तो सही कितना लॉस हो रहा है, होने दो लॉस। तो कितना लॉस हो रहा है जी सर? लॉस हो रहा है, निकालो बैलेंसिंग फिगर। 16,800 में से 12,600 माइनस करो। सर आप करो, मैं क्यों करूं, तुम लोग करो। सर आप करो ना, अरे तुम करो भाई। कितना आ रहा है, चलो मैं कर देता हूं। 200, 400, 4,200। तो बच्चों नेट लॉस आ जाएगा 4,200। ठीक है ना। तो यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट रखा, तो अब इन्हें लॉस हो रहा है 4200 का। तो वैसे तो आम तौर पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट्स ट्रांसफर होते थे। यहां पे नेट प्रॉफिट जो होता था वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होता था, लेकिन क्योंकि ये नेट लॉस आ गया तो अब इस नेट लॉस को हम ले चलेंगे। ये ट्रांसफर होने जा रहा है। ये कहां ट्रांसफर होने जा रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होने जा रहा है। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये आ गया टू नेट लॉस। ठीक है ना, समझ गए कहां से आया? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आ गया। ठीक है सर। उसके बाद सर अब क्या? अब आपको लिखा था कि पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है, लिखा था ना, दिखाओ सर एक बार। ये रहा, पार्टनर से चार्ज करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 15% पर एनम, और इसकी ड्राइंग है 2,000, इसकी ड्राइंग है 4,000, तो निकालें इंटरेस्ट। इसकी ड्राइंग है 2,000, तो 2,000 का 15%। और क्योंकि सीबीएसई की अजम्पशन है, ध्यान रखना, सीबीएसई की अजम्पशन है कि हम मिडिल ऑफ एवरी मंथ मानेंगे, तो हमारा एवरेज पीरियड होता है उसमें 6, तो यानी 6/12 कर दोगे तो क्या बन गया? ये बन गया 150 रुपए। तो इसका मतलब अरुण जो है उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो आ गया 150 रुपए। और इसी तरह अरोरा का भी निकाल लो। उसने ड्राइंग करी थी 4,000 रुपए, 15% का ब्याज और सीबीएसई की अजम्पशन 6/12, तो उसका कितना आ जाएगा इंटरेस्ट? 300 रुपए। तो अरोरा का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया 300 रुपए। तो कितना हो गया? 450। ठीक है जी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप उधर लिखते हो, आपको पता ही है बात। तो अब इसमें जब आप टोटल करेंगे तो कितना मजेदार सीन है, इसमें कितना मजेदार नजारा है कि आपका लॉस ट्रांसफर करना पड़ेगा पार्टनर्स को, और वो भी अरू के करंट अकाउंट में, क्योंकि उनके कैपिटल फिक्स्ड दे रखे थे। तो यानी लॉस वॉस जो भी कुछ होगा वो उनके करंट अकाउंट में चला जाएगा। तो लॉस कितना बचेगा? 4200 में से 450 माइनस करना जरा। सर आप करके दिखाओ, मैं क्यों करूं, तुम लोग करो। 3750
और उनका क्या रेशियो है? अरुण और अरोरा का रेशियो बताओ क्या था? 5:3। तो 5:3 में बांटो। सर आप बांटो ना। 2, 3, 4, 4। चलो उसका मैंने बांट दिया। और अरोरा का बताओ। सर वो भी आप ही बांटो। चलो वो भी मैं ही बांट देता हूँ। 1406। तो समझ आ गया, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो एक चार्ज है, तो यानी होने दो लॉस, कोई चिंता नहीं है। तो पीएनएल अप्रूव में लॉस भी आ जाए कोई चिंता नहीं है, आ गया। ठीक है, समझ आया सवाल? तो देखो जब किताब में आप इसका सॉल्यूशन देखोगे तो किताब में आपको वही सॉल्यूशन दिखेगा कि इधर देखो नेट लॉस आ रहा है 4200 जो हमने करा, इधर आईओडी आ गया दोनों का 150 और 300। तो नेट लॉस जो है वो उनके करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो गया 3750। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है सर, समझ आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और आपको करवाते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर इसी के नीचे है 34। इसकी चर्चा भी करते हैं, देखते हैं ये क्या है। तो इसमें कह रहा है A, B and C are partners in a firm. According to the partnership deed, the partners are entitled to draw up to 7,000 रुपए पर मंथ। ठीक है, अप टू का मतलब पता है ना बच्चों आपको? जब डिस्काउंट लगते हैं दुकानदार की दुकान के बाहर तो वो ऐसे लिखता है बड़ा बड़ा, अप टू 50%, बल्कि अप टू तो छोटा सा लिखता है बेवकूफ बनाने के लिए। अप टू 50%। आप भागे भागे चले जाते हो दुकान में, आपको लगता है अच्छा 50% सेल है, फिर वो कहता है अरे अप टू 50% है, आपने जो प्रोडक्ट उठाया है उस पर तो 5% ही है। तो ऐसे ही यहां लिखा है कि पार्टनर्स जो हैं वो एंटाइटल्ड हैं ड्रॉ करने के लिए, मतलब कि विड्रॉ करने के लिए या सैलरी वगैरह कुछ अपना लेने के लिए अप टू 7,000 रुपए पर मंथ, वो 7,000 तक ले सकते हैं। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की पहली तारीख को ए, बी एंड सी ड्रू, वो कितना ड्रू कर रहे हैं? 7,000। तो ए तो 7,000 निकाल रहा है, बी 6,000 निकाल रहा है, देखो है ना, एंड सी 5,000 निकाल रहा है। तो ये तो लिमिट है कि 7,000 पर एनम पर मंथ वो निकाल सकते हैं, लेकिन ए हर महीने सिर्फ 7,000 ही निकाल रहे हैं, वो तो अपनी पूरी लिमिट इस्तेमाल कर रहा है। बी सिर्फ 6,000 विड्रॉ कर रहा है और सी सिर्फ 5,000 विड्रॉ कर रहा है। ठीक है ना? तो ये जो शुरू में लाइन दे रखी है इसका क्वेश्चन पे अब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसको छुपा दो, खामखा नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगी। तो ये तो बस ये बता रखा था कि ये 7,000 रुपए तक निकाल सकते हैं, लेकिन निकाला कितना इन्होंने एक्चुअल में? ए ने विड्रॉ करे 7, बी ने विड्रॉ करे 6, सी ने विड्रॉ करे 5। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आर फिक्स्ड एट 8% पर एनम एंड 10% पर एनम रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10% लेंगे। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वॉज 7,55,000। प्रॉफिट है 7,55,000 का, आउट ऑफ विच, जिसमें से 2 लाख आर टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ठीक है, तो इसे बोलते हैं बच्चों ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। फिर लिखा है बी एंड सी आर टू गेट सैलरी ऑफ 30,000 एंड 45,000 पर एनम रेस्पेक्टिवली। बी और सी को सैलरी मिलेगी एंड ए इज टू रिसीव कमीशन एट 10% ऑन, अब ये सिखाया था ना, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का 10% कमीशन। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कौन सा होता है? जो सारी चीजें करने के बाद बच रहा होता है, वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। और उसके आगे भी लिख दिया आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ओ माय गॉड, तो आपको अब रेट जो लेना है वो 10/110 लेना पड़ेगा। ठीक है सर। ऑन 1 अप्रैल द बैलेंसेस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट वॉज
5 लाख, 4 लाख, 3.5 लाख रेस्पेक्टिवली, ये उनके कैपिटल के बैलेंसेस हैं। तो प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन जो डिस्कस करना था मुझे, वो मैंने आपको सारी बातें सिखाई। पहली चीज क्वेश्चन में ये लाइन सिखानी थी। दूसरी चीज ABC ने कितना कितना विड्रॉ करा, हर महीने की पहली तारीख को विड्रॉ करा। तो जब हम हर महीने फर्स्ट डे को विड्रॉ करते हैं तो उसमें एवरेज पीरियड जो बनता है वो होता है 6.5। तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है। तीसरी चीज 2 लाख रुपए ट्रांसफर टू रिजर्व भी हो जाएगा, ठीक है। चौथी चीज ए को जो कमीशन मिलेगा 10%, वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स का मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना है। और वो भी मिलेगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो यानी कि 10/110 करना पड़ेगा आपको रेट के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया? तो देखो, इसका अब हम जब सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे तो आपको अब सारी चीजें समझ आ जाएंगी कि किसमें क्या हुआ है, ठीक है जी। तो देखो जी, सबसे पहले उन्होंने क्या लिखा, जो प्रॉफिट दे रखा था 7,55,000 वो लिख लिया, ठीक है, इसमें तो कोई टेंशन नहीं। उसके बाद 2 लाख रुपए उसमें से रिजर्व में चले गए, ठीक है। उसके बाद A, B और C के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिए, ठीक है, वो उनकी कैपिटल का 8% निकाल दिया। B और C को सैलरीज देनी थी तो B और C को सैलरी भी दे दी, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, A का, B का और C का। तो जैसे मैं एक बार C का निकाल के दिखा देता हूं। यहां C ने 5,000 रुपए हर महीने निकाले, तो इसका मतलब उसकी टोटल ड्राइंग कितनी हो गई, 60,000 इंटू इंटरेस्ट का रेट है 10% इंटू एवरेज पीरियड मैंने बता ही दिया था 6.5/12। तो इसको सॉल्व जब करोगे C की पूरी गणित को तो आ जाएगा C का 3250, इसी तरह B का, इसी तरह A का। तो ये आ गया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फिर आप इधर के दोनों का टोटल कर लोगे, वो आ जाएगा 766,770। फिर उसमें से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना है, उसमें से ये रिजर्व जो था वो माइनस करना है, 75,000 सैलरी माइनस करनी है। तो आपका पता है एक वैल्यू बचेगी, एक बैलेंस बचेगा। उस बैलेंसिंग फिगर का जो भी वो बचेगा उसका आपको 10/110 करना है, तो ये कमीशन आएगा सितारा, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको पहले डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालना होता है। वो कैसे निकालोगे, इस टोटल में से मैं नंबर बना देता हूं, 1 में से 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस, तो जो बचेगा उसे यहां लिखना और उसको मल्टीप्लाई कर देना 10/110 से, तो A का कमीशन आ जाएगा। बस फिर उसके बाद क्या, फिर तो आपका फाइनल प्रॉफिट का आंसर आ ही गया। प्रॉफिट का आंसर आएगा ये 356,091। तीनों पार्टनर इक्वल हैं, तीनों को मिल जाएगा। अब एक बार देखो कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। जो हमने ढांचे कॉन्सेप्ट में बनाए हैं उनको कैसे बनाना है ये देखो। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, उनके कैपिटल बैलेंस जो दे रखे हैं। फिर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी पार्टनर को मिलेगा तो यहां चला गया। बाय पार्टनर सैलरी, ये भी दोनों को मिलेगी तो यहां चली गई। बाय ए कमीशन, ये ए को मिलेगा तो ये भी क्रेडिट में चला गया। और बाय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो तीनों को प्रॉफिट मिला वो भी यहां चला गया, ठीक है। तो पार्टनर को जो मिली चीजें वो क्रेडिट में चली गई। अब पार्टनर की कैपिटल कम क्या करेंगी, 2 चीजें, 2 ड्रॉइंग्स, कैपिटल कम हो गई तो डेबिट में लिख दिया। और उस ड्राइंग पर इंटरेस्ट, वो भी पार्टनर की कैपिटल को कम करेगा तो डेबिट में लिख दिया। बस, तो ये लिखकर कैपिटल का बैलेंस बचेगा क्या, ये, ठीक है। तो क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन भी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसीलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ।
तो कैसे पीएनएल अप्रूव बना, कैसे पीएनएल अकाउंट बना। चलो आया ना समझ में। इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे, वो भी डिस्कस करता हूं, वो भी इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन के अंदर फिर से मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कैसे लॉस के केस में हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ये देखो, अब ये क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है डीके गोयल में, ठीक है। ये क्वेश्चन कौन सी बुक से कर रहे हैं हम, डीके गोयल। पढ़ो, देखो इसमें क्या कह रहा है। पी क्यू आर पार्टनर्स इन ए फर्म, पी और क्यू पार्टनर्स हैं एक फर्म में, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:3, ठीक है। देयर फिक्स्ड कैपिटल्स ऑन 1 अप्रैल 2018 वर 6 लाख एंड 8 लाख रेस्पेक्टिवली। एज पर द पार्टनरशिप डीड, बोथ पार्टनर्स आर टू गेट मंथली सैलरी ऑफ 25,000 ईच, ठीक है, महीने की सैलरी है, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% पर एनम। दे आर टू बी चार्ज्ड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी मिलेगा। ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वर पी 10,000 पर मंथ एंड क्यू 1,20,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब बताओ, फिर से वही बात, पी ने 10,000 रुपए हर महीने निकाले, है ना। कब निकाले, बिगिनिंग में निकाले कि एंड में निकाले कि मिडिल में निकाले, कब निकाले? क्वेश्चन ने कुछ बताया है क्या हमें? नहीं बताया है ना। तो जब क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या है सीबीएसई की अजम्पशन कि पी ने और क्यू ने जो ड्राइंग करी है वो हर महीने के मिडिल में करी है, ये मानना है आपको, यानी कि एवरेज पीरियड 6 बनेगा, ठीक है सर। फिर पढ़ो अब आगे। फर्म इनकर्ड ए लॉस ऑफ 1 लाख, 1 लाख का लॉस हो गया है फर्म को ड्यूरिंग द ईयर। पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। चलो, तो अब दिखाऊं आपको मजेदार चीज। बोलो, कर सकते हो सवाल कि नहीं? नहीं कर सकते, मुझे पता है। चलो, तो अब देखो, पहले तो मैं चर्चा करता हूं। पहले क्वेश्चन पूरा समझ आ गया ना? ठीक है, अब आ जाओ मेरे साथ साथ। देखो, पहले आपको जर्नल एंट्रीज दिखाता हूं, या चलो साथ में ही दिखाता हूं, फिर आप समझ जाओगे। ये देखो जी बच्चों, कैसे करना है। इस क्वेश्चन के अंदर उसने आपसे जर्नल एंट्री मांगी, ठीक है ना। तो पहले आप अकाउंट देख लो, फिर बाद में जर्नल देखना। देखो, सबसे पहले तो वही जो 1 लाख का लॉस है वो पीएनएल अकाउंट से ट्रांसफर होके यहां पर आएगा, जैसे हमारे पहले क्वेश्चन में आया था, याद आ गया। पीएनएल में लॉस बचा, वो पीएनएल से लॉस कहां आ गया? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ गया। तो इसकी एंट्री क्या बनी? इसकी एंट्री क्या बनी? इसकी एंट्री बनी पीएनएल अकाउंट डेबिट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, यानी कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करा है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये बन गई पहली एंट्री। फिर उसके बाद उसने कहा था कि हम दोनों पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे, पी से भी क्यू से भी। तो पी ने 10,000 रुपए हर मंथ निकाले थे ना, हर मंथ, एवरी मंथ। तो पूरे साल में ड्राइंग कितनी हो गई? 1,20,000 इंटू 10% रेट इंटू क्या है सीबीएसई अजम्पशन, कब करा उसने? मिडिल ऑफ एवरी मंथ, तो यानी 6/12। तो क्या आ गया? पी की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6,000, इसी तरह क्यू का भी 6,000, तो 12,000 रुपए हमने उनसे ले लिए। तो अब देखो, हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर लिख रहे हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इसकी एंट्री क्या बन गई? इसकी एंट्री बन गई पहले ये वाली, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो लिखवाई थी आपको कॉन्सेप्ट में, कॉन्सेप्ट चेक कर लेना। तो इसकी एंट्री क्या बन गई? ये
और अगली एंट्री इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को जो डेबिट हुआ क्रेडिट कर देंगे, और इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट करके पैसा किन दोनों से ले लेंगे, P करंट अकाउंट डेबिट, Q करंट अकाउंट डेबिट। तो ये हो गई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को P और Q में देने की एंट्री, जो हमने कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी लिख रखी है। तो बच्चों एग्जाम में आपको ये एंट्री करनी है, ये एंट्री करनी है, ये एंट्री करनी है, ऐसे करना पड़ेगा पूरा। अच्छा, अब आप कहोगे कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों नहीं लिखा आपने डेबिट में? बताओ क्यों नहीं लिखा इसमें आंसर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? आप बताओ। सर हमें तो नहीं पता। इसमें बच्चों क्योंकि लॉस है ना, हमारे पास 1 लाख का लॉस है और अभी सिर्फ 12,000 ही भरपाई हुई है, 12,000 ही इनकम हुई है, तो हमारे पास पैसे ही नहीं बचे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो एक एप्रोप्रिएशन होता है ना, ये तो एक एप्रोप्रिएशन है प्रॉफिट का, तो हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, तो हम तो ये दे ही नहीं सकते, तो इसीलिए सॉल्यूशन में ये है ही नहीं। तो बस खत्म हो जाएगी बात। तो जो 88,000 का लॉस बच गया इधर, वो P और Q में बट जाएगा। तो P और Q के लॉस की एंट्री क्या बन गई? P करंट अकाउंट डेबिट, Q करंट अकाउंट डेबिट, टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देखो ऐसे सॉल्यूशन एग्जाम में प्रेजेंट करना है। तो ये हो गए हमारे 3 क्वेश्चन। देखो समझ आ गए ना? तो ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपके साथ डिस्कस करें तीनों के तीनों। चलो अब क्वेश्चन तो हो गए हैं, अब आगे का कॉन्सेप्ट मेरे साथ लिखना, फटाफट शुरू कर दो। आ जाओ, फटाफट आ जाओ। हेलो बच्चों, लास्ट क्लासेस के अंदर हमने सीखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना। तो आज 2 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स और हम कवर कर लेंगे। तो उसके बाद आज की क्लास के बाद हमारा सारा कॉन्सेप्चुअल काम जो है लगभग आधे चैप्टर का ख़त्म हो जाएगा, एंड देन फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर से अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शुरू करेंगे। तो आज का पहला कॉन्सेप्ट जो आपको डालना है मेरे साथ हेडिंग, उसका नाम है पार्टनर्स कमीशन। तो बच्चों कई बार जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा था कि जो पार्टनरशिप फर्म होती है वो अपने पार्टनर को कमीशन देती है। तो ये कमीशन जो होता है उसको कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। कई बार कमीशन के लिए लिखा होगा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कि कमीशन देने से पहले का कमीशन निकालना है। और कई बार लिखा होगा, इसके नीचे हम 2 लाइन छोड़ लेते हैं, और कई बार लिखा होगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। चार्जिंग वर्ड का मतलब वैसे ये होता है पे करने के बाद या डिडक्ट करने के बाद, या आप अपना मीनिंग समझने के लिए लिख सकते हो। चार्जिंग वर्ड का मतलब होता है डिडक्ट करने के या पे करने के बाद। ये मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे। चार्जिंग मतलब चार्जिंग इज इक्वल टू प्रॉफिट में से पे या डिडक्ट करने के बाद, उसे चार्जिंग भी बोल देते हैं। ठीक है ना? तो जैसे मान लेते हैं मेरे पास 5 रुपये हैं, ठीक है, मेरे पास 5 रुपये हैं, 5 में से मैंने 1 रुपये किसी अपने दोस्त को पे कर दिए, उसको किसी काम के लिए 1 रुपये मैंने पे कर दिए। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, नाउ आई हैव 4 रुपी आफ्टर चार्जिंग। तो आफ्टर चार्जिंग का मतलब होता है पे करने के बाद, इस तरह से। तो बच्चों कई बार कमीशन के लिए लैंग्वेज में लिखा होगा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और कई बार लैंग्वेज में लिखा होगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो हम कैसे निकालेंगे कमीशन को दोनों केसेस के अंदर? तो अगर लिखा होगा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो जो भी हमको रेट दे रखा होगा उसको सीधा सीधा बस 100 से डिवाइड कर देंगे। और अगर हमको दे रखा होगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो हमको जो भी रेट दे रखा होगा उसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा 100 प्लस रेट से। तो अगर आपको याद होगा, आप इस तरह की बात क्लास 11th में भी मैनेजर कमीशन के लिए करते थे। तो वही सेम लॉजिक है। इनटू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको या तो डिविजिबल प्रॉफिट से, या अगर क्वेश्चन कह रहा होगा तो नेट प्रॉफिट से। वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है, लेकिन आमतौर पर डिविजिबल प्रॉफिट ही होता है।
तो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज पर डिपेंड करेगा कि वो हमें रेट जो गिवन है वो डिविजिबल प्रॉफिट पर कैलकुलेट करना है या नेट प्रॉफिट पर कैलकुलेट करना है। तो ये बस बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये डिपेंड करेगा हमारे क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन में क्या लैंग्वेज हमको दे रखी है। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा छोटा सा पार्टनर्स कमीशन कैलकुलेट करने का कॉन्सेप्ट। इसके बाद है नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हेडिंग, व्हेन appropriations are more than profits। तो ये आप कॉन्सेप्ट रजिस्टर में जो हेडिंग डालोगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हेन appropriations are more than profits। ठीक है, तो इसका मैं फटाफट से एग्जाम्पल भी एक लिख लेता हूँ। एग्जाम्पल 1 बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल, और इसमें हम सब बच्चे मेरे साथ साथ एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, सिर्फ मनगढ़ंत फिगर्स के लिए, अपना डेमो पर्पस के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अगर आपको याद हो, सबसे पहले हमने कहा था कि इसके अंदर क्रेडिट साइड पर हम लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट। तो मैं मान लेता हूँ हमारा नेट प्रॉफिट है 12,000, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आ रहा है। और जब फर्म को पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना था, तो वो मान लेते हैं हमें दे रखा है 5,000 रुपये, या हमने जो कैलकुलेट करा वो आया 5,000 रुपये। और मान लेते हैं हमें पार्टनर को कुछ सैलरी देनी थी, किसी पार्टनर को सैलरी देनी थी किसी दूसरे पार्टनर को, और वो हमने कैलकुलेट करी तो वो आ रही थी 10,000 रुपये। तो मान लेते हैं कुछ इस तरह की बात होने लगी हमारे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। ठीक है बच्चों, और जब हम ऐसा करके मान लेते हैं अकाउंट को क्लोज करेंगे और डेबिट साइड का टोटल करेंगे, तो वो आना शुरू हो जाएगा 15,000। और 15,000 क्योंकि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, तो नेचुरल सी बात है आपका एक बैलेंसिंग फिगर इधर की तरफ बचना शुरू हो जाएगा 3,000, जिसको हम लॉस का नाम देंगे या लॉस का नाम दे रहे होंगे। अब अगर आपको, जिन बच्चों ने बिल्कुल अच्छे से क्लासेस को फॉलो करा है, उन्हें याद होगा कि कॉन्सेप्ट में स्टार्टिंग के अंदर ही मैंने इस लॉस में इधर ब्लॉक बनवाया था और ऐसा लिखवाया था नेवर। और मैंने कहा था कि समय आने पर मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर लॉस आएगा तो हमें क्या करना पड़ता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर जो है बच्चों, इसका मतलब ये होता है कि जितना प्रॉफिट है बस उसे बांट दो। एप्रोप्रिएट करने का मतलब होता है बांट देना, दे देना किसी को। ठीक है जी। अब मान लो मेरे पास है 500 रुपये, तो मैं किसी को अगर बांटना चाहूँगा तो कितने रुपए बांट सकता हूँ? ज़्यादा से ज़्यादा 1 2 3 4 5 500 रुपये ही बांट सकता हूँ। ऐसा तो नहीं कर सकता ना मैं कि मेरे पास 500 रुपये हैं और मैं कह रहा हूँ कि मैं तो 1,000 रुपये बांट दूंगा या मैं तो 5,000 रुपये बांट दूंगा ना। तो इसी तरह ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का मतलब है कि हमें जो फर्म के मुनाफे हैं बस वो पार्टनर्स तक बांटने हैं। अब आप ऐसा समझ लो कि ये पापा हैं, पापा के पास हैं 12,000 रुपये, पापा घर में 12,000 रुपये लेकर आए नेट प्रॉफिट, और बड़ा भाई कह रहा है लाओ पापा 5,000 रुपये मुझे दे दो, और छोटा तो और तेज़ है, छोटा कह रहा है लाओ पापा 10,000 मुझे दे दो। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पापा के पास बांटने के लिए 12,000 है और बड़ा बेटा कह रहा है लाओ पापा 5 मुझे दे दो और छोटा कह रहा है लाओ पापा 10 मुझे दे दो और पापा जी लॉस में आ गए। तो ऐसा होगा नहीं। तो इसीलिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ना लॉस नहीं आता कभी भी, या लॉस आता भी है तो हम लिखते नहीं हैं। तो ये जो फिगर्स हैं यहाँ पे ये सब हमारी गलत हो जाएंगी, मतलब दिस इज़ गलत, या ऐसा हमको कभी भी नहीं करना। तो हम क्या करते हैं, व्हाट शुड वी डू? तो बच्चों इसका जो तरीका होता है वो ये होता है, अब आप मेरे साथ साथ लिखेंगे कि गिवन प्रॉफिट्स, इस केस में हमको क्या करना है, गिवन प्रॉफिट्स
will be distributed in the, और बड़ा बड़ा लिख लेना बादल के अंदर, इन द, हम प्रॉफिट्स का बंटवारा कैसे करेंगे, इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन, इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन, हम गिवन प्रॉफिट्स को एप्रोप्रिएशन के रेशियो में बांट देंगे। अब ये एप्रोप्रिएशन का रेशियो क्या कहना चाहता है, मतलब ये क्या बात है सर, ये भी एक बार बताओ। तो देखो बच्चों, रेशियो तो मतलब आपको पता ही है, अनुपात ऑफ एप्रोप्रिएशंस, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशंस कर लेना, इनफैक्ट एस लगा लेना। तो हमारे जितने भी एप्रोप्रिएशंस हैं, मतलब पापा ये कह रहे हैं कि मेरे जितने भी बच्चे हैं, मैं इन बच्चों का एक रेशियो निकालता हूँ और मैं अपने पैसे उस रेशियो में डिवाइड कर दूँगा। तो पापा कहते हैं बड़े बेटे से, तुम्हें कितने रुपए चाहिए, 5,000, ठीक है, अच्छा। तो यहाँ पे मान लेते हैं, लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेता हूँ, चलो 5,000। फिर पापा कहते हैं छोटे बेटे से, तुम्हें कितने रुपए चाहिए, वो कहता है 10,000। तो पापा इनका रेशियो निकाल रहे हैं, ठीक है ना। रेशियो तो आपने बचपन में सीखा ही था निकालना। तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, और 5 1 5 2। तो इसका मतलब नट शेल में रेशियो आ गया 1:2, ठीक है। तो मतलब पापा ने ये देख लिया कि बड़े बेटे को 1 रुपये देना है और छोटे बेटे को 2 रुपये देना है, 1:2, 1:2। तो अब पापा के पास कितने रुपए थे, 12,000 रुपये थे। तो पापा क्या करेंगे, पापा बड़े बेटे को 1:2 में बच्चों कैसे अब डिवाइड करेंगे, मैं नेक्स्ट पेज पे करके दिखा देता हूँ। तो पापा कैसे प्रॉफिट का डिवीज़न करेंगे, पापा 12,000 रुपये को दोनों बच्चों के बीच में 1:2 में डिवाइड कर देंगे। तो 1/3 बड़े बेटे को मिलेगा, 2/3 छोटे बेटे को मिलेगा। तो यानी बड़े बेटे को मिलेंगे सिर्फ 4,000 और छोटे बेटे को मिलेंगे सिर्फ 8,000। तो यानी कि एग्ज़ाम में जो हमारा करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, वो कैसा बनेगा, वो अब हम यहाँ पे बनाएंगे, आप और मैं साथ साथ। तो एग्ज़ाम में जो हम करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, उसके अंदर हम लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, जो हमको दे रखा है 12,000, और आपको इधर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा वो अब 5,000 रुपये नहीं लिखना, ठीक है बच्चों। बस इस बात का ध्यान रखना है, आपको ये नहीं लिखना है एग्ज़ाम के अंदर, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब आपको लिखना पड़ेगा 4,000, ये वाला। और इसी तरह जो सैलरी लिखेंगे आप, सैलरी लिखेंगे आप, वो आपको 10,000 नहीं लिखनी पड़ेगी, नहीं तो गलत हो जाएगी, वो आप लिखोगे 8,000, ठीक है। इसका लॉजिक समझ लो बस। इसका लॉजिक सिंपल सा ये है कि अगर पापा के पास हैं 12,000 रुपये, तो आप पापा से ज़्यादा रुपए नहीं ले सकते, ठीक है। ये आप खुद भी सोच सकते हो, अपने घर का एग्जाम्पल भी सोच सकते हो कि किसी दिन पापा जो है वो आपके पास आए, घर में आए 12,000 रुपये लेकर, तो बच्चे ये थोड़ी ना पापा की छाती पर चढ़ जाएंगे कि नहीं पापा हमें तो 5,000 और 10,000 ही चाहिए, चाहे लॉस भी क्यों ना हो जाए। तो घर में अगर पैसे कम हैं और चीज़ें ज़्यादा हैं, तो क्या करेंगे बच्चे, कटौती करेंगे, अपने अपने शेयर में से कटौती करेंगे, थोड़े से कम पैसे ले लेंगे। लेकिन ये थोड़ी ना पापा की छाती पर चढ़ जाओगे कि पापा चाहे लॉस भी हो जाए हमें नहीं पता, हमें तो पैसे पूरे चाहिए। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम लॉस नहीं लिखते, जितना भी प्रॉफिट होता है बस उसी को भाइयों के बीच में छोटा छोटा करके कम करके बांट देते हैं। तो फिर ये हमारा जो है करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, ठीक है ना। एक और एग्जांपल करते हैं इसका, एग्जांपल 2। तो मान लेते हैं इस बार फिर से हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। ये वो है जो हमने इनिशियली मान लेते हैं, हमें क्वेश्चन में फिगर्स दे रखी हैं
उन फिगर्स के अनुसार हम बना रहे हों, मान लेते हैं कि हमें जो फिगर्स दे रखी हैं उन फिगर्स के अनुसार मान लेते हैं हम ये बना रहे हैं, और इसमें क्या फिगर्स दे रखी हैं, मान लेते हैं हमें दे रखा है नेट प्रॉफिट 24,000 और हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है। बच्चों इस बार मान लेता हूँ मैं 2 पार्टनर्स दे रखे हैं हमको, ठीक है ना। इस बार 2 पार्टनर्स दे रखे हैं, ए पार्टनर और बी पार्टनर। ए पार्टनर का इंटरेस्ट है 5,000 और बी पार्टनर का इंटरेस्ट है 10,000 और कुल मिला के इंटरेस्ट है दोनों का मिला के 15,000, तो इसलिए वो बाहर लिखा। और इसी प्रकार से मान लेते हैं सैलरी, और सैलरी मान लेते हैं 2 पार्टनर्स की हैं। ए पार्टनर की मान लेते हैं हम 8,000 और बी पार्टनर की मान लेते हैं हम बी पार्टनर की आप ले लो 4,000, तो ये हो गया 12,000। ठीक है जी। तो अगर आप फिर से देखो, अगर मान लो किसी को गलत करना हो, जैसे कोई बच्चा मेरी तरह होगा एग्ज़ाम में, तो वो क्या करके आ जाएगा जल्दी जल्दी में, वो तो अपना बस सारी फिगर ऐसे लिख के फटाफट से इधर का टोटल कर लेगा 27,000, इधर का टोटल कर लेगा 27,000 और जल्दी से लिख कर आ जाएगा कि भाई लो जी इधर बैलेंस बच गया 3,000, है ना। तो अगर किसी को गलत करना होगा तो वो बच्चा फटाफट ऐसे गलत करके आ जाएगा। लेकिन अब क्योंकि अब आप तो सीख चुके हो, आप हो समझदार होशियार बच्चे, तो आपको तो पता है कि लॉस हमको नहीं लिखना है ना, और ना हम लिख सकते। तो जब हमको लॉस नहीं लिखना और ये तो ऐसे कभी भी नहीं आएगा, तो अब आपको क्या करना है, वही सेम कहानी, जो भी हमारे प्रॉफिट्स होते हैं उनको रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन में डिवाइड करना है। ठीक है बच्चों। तो अब इसमें क्योंकि ए पार्टनर भी है, बी पार्टनर भी है, सैलरी में भी ए पार्टनर भी है, बी पार्टनर भी है, तो आपको टोटल 1 2 3 4 चीज़ों का रेशियो निकालना पड़ेगा। मतलब मैं ऐसे लिख देता हूँ कि रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन वो क्या बनेगा, पहले आप 5,000 लिख लेना इस टू, फिर उसके बाद 10,000 लिख लेना इस टू, फिर उसके बाद 8,000 लिख लेना इस टू, फिर उसके बाद 4,000 लिख लेना। ठीक है ना। तो आपको सभी का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो जैसे वो रेशियो हो गया 5:10:8:4, ये एक रेशियो आ गया गंदा सा। ठीक है, लेकिन जो भी है आपको रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन निकालना पड़ेगा। अब क्या करते हैं, अगला स्टेप, जो हमारे ये प्रॉफिट्स हैं, हमारा प्रॉफिट है 24,000 रुपये, तो आपको इस 24,000 रुपये को इस रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे मैं ये करके दिखा देता हूँ, 15 और 8 23 और 4 27, तो 5/27। उसके बाद अगले वाले का 10/27, अगले वाले का 8/27 और आखिरी वाले का मैं इधर निकाल देता हूँ 4/27। ठीक है ना। तो हमें ये कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो सर ये आप एक बार करके बताओ कि क्या क्या आएंगे। चलो तो ये एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं कि क्या क्या आएंगे। अप्रॉक्सीमेटली लिख रहा हूँ, ये आएगा 8,8,8,9 लिख लेता हूँ अप्रॉक्सीमेटली। ये आएगा 4,4,4,4। ठीक है, ये मेरी अप्रॉक्सीमेट फिगर्स हैं, क्योंकि डेसिमल में आ रहा था ना, तो मैंने थोड़ा सा उसको राउंड ऑफ कर दिया। ये आएगा 7,1,1,1 और ये आएगा 3,5,5,6। ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेट फिगर्स हैं बच्चों, बट आप कॉन्सेप्ट समझ लो, बाकी वैल्यू तो जो आएगी आएगी, वो तो मैथ्स है, उससे क्या। तो बेसिकली हमें 1 2 3 4 इन चारों का एप्रोप्रिएशन का रेशियो निकालना है
और फिर हमारे नेट प्रॉफिट को 24,000 को उस रेशियो में भाग दे देना है। तो फिर जब हम अपना सही वाला P&L अप्रोप्रिएशन बनाएंगे तो देखो मैं इसी में करके दिखा देता हूँ। तो आप A की वैल्यू को 5,000 नहीं लिखोगे, आप A की वैल्यू के आगे लिखोगे 4444। B की वैल्यू में 10,000 नहीं लिखोगे, B की वैल्यू में लिखोगे 8889। C की वैल्यू में 8,000 नहीं लिखोगे, उसमें लिखोगे 7111। D की वैल्यू में B की वैल्यू में आप लिखोगे 3556। फिर क्योंकि ये बदल गए तो ऑब्वियस सी बात है आपका ये फिगर भी चेंज हो जाएगा। तो फिर आपको इन दोनों को ऐड करके ही बाहर लिखना पड़ेगा। तो इन दोनों को ऐड करके आएगा सर कितना, 13333। और इसी तरह ये 12,000 भी चेंज हो जाएगा और आपको इन दोनों को ऐड करके लिखना पड़ेगा 10667। और फिर आपका ये टोटल भी इधर का चेंज होकर आ जाएगा 24,000। तो बस मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप कॉन्सेप्ट समझो कि कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली वो ये है कि अगर हमारा कभी भी लॉस आ रहा होगा तो हमें प्रॉफिट को, गिवन प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशंस के रेशियो में बांटना पड़ेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं, कुछ और सिनेरियो बनाते हैं। एग्जांपल 3, ठीक है। एग्जांपल 3 में क्या दे रखा होता है, मतलब कभी कभी ये सिचुएशन आती है, बच्चों का डाउट है इसलिए इमेजिनरी सिचुएशन बना रहा हूँ। नेट प्रॉफिट दे रखा है 10,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लेते हैं दे रखा है, या आपने जो कैलकुलेट करा वो दे रखा है 7,000, सैलरी जो दे रखी है वो दे रखी है 5,000, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो दे रखा है वो दे रखा है 2,500। ठीक है ना। और फिर आप P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट सपोज बनाते हो। तो ये कभी कभी बच्चों का डाउट आता है, तो हमें हर डाउट को पहले से ही समझ के काम करना है। तो इसमें बच्चे को क्या तकलीफ़ लगती है वो पहले मैं चर्चा कर लेता हूँ। बच्चे को तकलीफ़ लगती है या इसमें क्या बात लगती है, अब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं जब, तो हमने बोला बाय नेट प्रॉफिट, ये लिख लिया 10,000। उसके बाद दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हम लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7,000। उसके बाद हमको दे रखा है सैलरी, तो हम लिख लेते हैं टू सैलरी 5,000। और फिर अब बच्चा सोचता है कि सर नेट प्रॉफिट इस बार 10,000 है, खाली 7,000 बड़े भाई को देने हैं, 5,000 छोटे भाई को देने हैं, तो 12,000 तो ये हो गए। तो इसमें भी सर अब हम वही करें क्या जो पहले अभी करे थे 2 एग्जाम्पल के अंदर। तो ये बच्चों को ऐसा डाउट आ जाता है कई बार, या कई बच्चे सोचते हैं अब हम क्या करें। तो आपको बच्चों ना पहले ये लिखना पड़ेगा, मतलब आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर याद हो, शुरू में कॉन्सेप्ट में कहा था कि ये फर्म के लिए रेवेन्यू होता है, तो आप इसको ना इधर लिख लेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2500। तो सारा लिखने के बाद फिर कैलकुलेट होता है, ठीक है ना, सारी फिगर्स लिखने के बाद फिर कैलकुलेशन होती है। तो अब जो है वो, अब क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो गया, 12,500 हो गया, और इधर का टोटल खाली 12,000 ही है। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको वो तकलीफ़ नहीं आएगी जो पहले आ रही थी। तो मुद्दा ये है, डाउट ये है कि आप पहले सारी फिगर पोस्ट कर लोगे, देन उसके बाद चेक करोगे कि लॉस तो नहीं आ रहा। तो अब इस एग्जांपल में हमारा इनफैक्ट 500 रुपये का जो है वो प्रॉफिट आ रहा है, तो इसमें हमें कोई तकलीफ़ या टेंशन नहीं है। तो कई बच्चों को भी ये डाउट होता है कि सर अगर कभी ऐसे दे रखा हो तो मतलब ये लिखें या ना लिखें। तो बिल्कुल लिखना है, पहले आप पूरा लिखेंगे, सब कुछ लिखेंगे, सब कुछ लिखने के बाद का प्रॉफिट या लॉस फिर देखेंगे। तो इसमें लॉस नहीं आ रहा तो अपने को कोई टेंशन नहीं है, ठीक हो गई बात, प्रॉफिट आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। ये कॉन्सेप्ट लिखना है, अभी रुकना नहीं है, अभी चल रही है क्लास, कहाँ जा रहे हो? अब मेरे साथ पास्ट एडजस्टमेंट के कॉन्सेप्ट्स लिखो। अभी पहले सारे कॉन्सेप्ट्स लिखने हैं,
ताकि अगली क्लास में क्वेश्चंस कर सके। आओ फटाफट, चलो आ जाओ आ जाओ। हेडिंग का नाम है पास्ट एडजस्टमेंट, और आज हमें बुक की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आज सिर्फ हमारा कॉन्सेप्ट मेकिंग चलेगा। तो आप बस हेडिंग डाल दीजिए बच्चों, पास्ट एडजस्टमेंट। इसमें लिखना है समटाइम्स ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ final accounts of partnership, certain errors or omissions take place. And we have to rectify them and pass a single adjustment entry. तो बच्चों इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ मैं पहले आपको। इस टॉपिक के अंदर पुराने टॉपिक से रिलेटेड कुछ अलग है। पुराने टॉपिक में आपको फाइनल अकाउंट्स बनाना सिखाया था पार्टनरशिप का, और फाइनल अकाउंट्स में बेसिकली बस आप प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाते हो मेनली। तो अब उससे बढ़कर, उससे एक कदम आगे बढ़कर क्या होगा, अब सवाल में कुछ गलतियां हो जाएंगी सवाल में, हमें उन गलतियों को रेक्टिफाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। 11th में एक चैप्टर था जिसमें आप बहुत बड़े चैम्प थे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो जिसको वो चैप्टर अच्छे से आता था उसके लिए तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि जो गलतियाँ सही करना आप 11th में सीखते थे उसमें कॉमन सेंस और थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ता था। तो बिल्कुल उसी प्रकार यहाँ पे भी गलतियों को सही करने के लिए आपको उसी तरह की सोच और उसी तरह की बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करना पड़ेगा। तो अब गलतियाँ तो हो जाएंगी, उन गलतियों को रेक्टिफाई करना पड़ेगा, और रेक्टिफाई करके हमें एक, जिसको 11th में कहते थे रेक्टिफाइंग एंट्री, इसी तरह यहाँ पे सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो मैं अलग अलग छोटे छोटे हेडिंग्स बनवा के कुछ गलतियाँ लिखवाऊँगा, उनके स्टेप्स लिखवाऊँगा आज तो आज तो उसी में हमारी क्लास निकल जाएगी, सिर्फ कॉन्सेप्ट में ही। और धीरे धीरे आने वाली क्लासेस में हम एक एक गलती, दो गलतियों के क्वेश्चंस कर करके उनको पक्का करेंगे। तो गलतियाँ इसमें जो हैं वो काफ़ी वैरायटी की हो सकती हैं बच्चों, लेकिन प्रैक्टिस से ही हम सारी गलतियों पर ग्रिप पा सकते हैं, ठीक है ना। तो पॉइंट नंबर 1, पहली गलती लिखते हैं, ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या ऑब्लिक पार्टनर्स सैलरी या ऑब्लिक पार्टनर्स कमीशन, ठीक है। इन 3 चीज़ों के लिए एक ही ट्रीटमेंट चलेगा, तो एक ही हेडिंग बना ली, ओमिशन ऑफ IOC मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी या पार्टनर कमीशन। तो अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, ठीक है, तो क्या करना है, अभी आप स्टेप्स लिख लो, समझेंगे, करेंगे सब क्वेश्चंस के साथ। अभी जस्ट अ कॉन्सेप्ट, आज सिर्फ 5% अंडरस्टैंडिंग चलेगी, 95% सिर्फ हमारी कॉन्सेप्ट मेकिंग, राइटिंग होगी। तो ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी और पार्टनर्स कमीशन, ठीक है। तो इसमें क्या करना है हमको, क्रेडिट द IOC या ऑब्लिक सैलरी या ऑब्लिक कमीशन टू पार्टनर्स and debit the total amount in profit sharing ratio। ठीक है, अभी बस आप लिख लो बच्चों, इनको समझेंगे हम
जब क्वेश्चन करेंगे। सेकंड गलती, ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इसमें लिखो डेबिट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू पार्टनर्स and credit the total amount in profit sharing ratio. And credit the total amount in profit sharing ratio। ठीक है, तो यहाँ लिखो, अगर मैं आगे बढ़ूँ, इसके बाद तीसरा गलती, एक्सेस IOC credited to partners, ब्रैकेट में लिख लो, से IOC is given 10% per annum instead of 6% per annum. Excess IOC credited to partners, say IOC is given 10% instead of 6%। इसका मतलब है आपने पार्टनर्स को ज़्यादा IOC दे दिया। ठीक है, हिंदी में लिखना है, हिंदी में लिख लो, आपने पार्टनर्स को 4% IOC ज़्यादा दे दिया। तो इसमें लिखो डेबिट 4% IOC to partners and credit the amount in profit sharing ratio। ठीक है बच्चों, समझेंगे सब हम अपने आगे की क्लासेस में, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं। गलती नंबर 4, शॉर्ट IOC credited to partners, say IOC is given 4% instead of 9% per annum। शॉर्ट IOC credited to partners, इसका मतलब ये, अब समझ गए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि देना था 9% पर आपने दिया सिर्फ 4%, 5% कम दिया। तो इसमें लिखो क्रेडिट 5% IOC to partners and debit the amount in profit sharing ratio। उसके बाद नंबर 5, excess IOD debited to partners, मतलब आपने IOD पार्टनर से ज़्यादा ले लिया। तो इस केस में क्रेडिट excess IOD percentage to partners and debit the amount in profit sharing ratio। ठीक है, आप नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। उसके बाद 6th,
short IOD debited. Say IOD is debited 6% per annum instead of 9% per annum. यानी कि पार्टनर से IOD लेना तो था 9%, पर आपने खाली लिया सिर्फ 6%, 3% कम लिया। तो आप क्या करोगे, डेबिट 3% IOD टू पार्टनर्स and credit the amount in profit sharing ratio। ठीक है, तो ये 6 गलतियां तो हैं सबसे बेसिक गलतियां, ठीक है, सबसे आसान गलतियां। उसके बाद गलती नंबर 7, प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉन्ग रेशियो। प्रॉफिट को गलत रेशियो में बांट दिया। तो इसमें लिखो, डेबिट द प्रॉफिट इन रॉन्ग रेशियो टू पार्टनर्स and credit the profit in correct ratio to partners। उसके बाद गलती नंबर 8, omissions of IOC, salary and IOD as well। इसमें IOC और IOD दोनों का ही omissions हो जाएगा। तो इसमें लिखो, क्रेडिट द IOC या सैलरी कुछ भी टू पार्टनर्स। उसके बाद डेबिट द IOD टू पार्टनर्स, और उसके बाद लिखना है बड़ा बड़ा, भगवान कृष्ण का रूल। वो जब पढ़ाऊंगा तब सिखाऊंगा। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो। उसके बाद नेक्स्ट 9th, ये एग्ज़ाम में ज़्यादा आती है। इसका नाम है ओमिशंस ऑफ आइटम्स as well as wrong profit distribution ratio। ठीक है, मतलब ये जो एरर है, इट इज़ बेसिकली 7+8। एक ही सवाल में ये बेसिकली एरर 7+8 है, एक ही क्वेश्चन के अंदर। इसमें ओमिशंस भी हो जाता है आइटमों का, और साथ ही साथ प्रॉफिट भी गलत रेशियो में बांट दिया जाता है। तो इसके क्या स्टेप होंगे, इसमें क्या है कॉन्सेप्ट, डेबिट द प्रॉफिट इन रॉन्ग रेशियो टू पार्टनर्स। ठीक है, डेबिट द profits in wrong ratio to partners। उसके बाद क्रेडिट द IOC या सैलरी या कमीशन टू पार्टनर्स
उसके बाद डेबिट द IOD टू पार्टनर्स, उसके बाद क्रेडिट द करेक्ट प्रॉफिट, करेक्ट प्रॉफिट पे लगाना है स्टार, इन करेक्ट रेशियो टू पार्टनर्स। तो एक तो इसके स्टेप भी लंबे हो गए, पहली चीज़ तो ये। उसके बाद ये करेक्ट प्रॉफिट जो है ये हमें निकालना पड़ेगा, इसीलिए सितारा लगवाया। करेक्ट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? करेक्ट प्रॉफिट इज इक्वल टू गिवन प्रॉफिट प्लस IOD माइनस IOC माइनस सैलरी माइनस कमीशन माइनस ट्रांसफर टू रिजर्व इफ एनी और माइनस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, जिन्हें हम राहु कह रहे हैं अपने 12th में 3 इफ एनी। ठीक है सर, ये भी लिख लिया। तो ये है बच्चों इसका कॉन्सेप्ट। पहले तो अभी 9 गलतियां हैं, 9 जो 9th जो है वो थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है, उसमें बाकी गलतियां मिक्स हो जाती हैं, तो ये आप नोट कर लेना। और फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट 10th ओमिशन ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। किसी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को भी कभी कभी हम भूल जाते हैं, तो इसमें क्या करना है? डेबिट द गिवन प्रॉफिट इन रेशियो टू पार्टनर्स और क्रेडिट द करेक्ट प्रॉफिट पे स्टार इन रेशियो टू पार्टनर्स। ठीक है ना? करेक्ट प्रॉफिट इस केस में भी निकलेगा गिवन प्रॉफिट माइनस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, ऐसे करके करेक्ट प्रॉफिट निकलेगा। अब बाकी लिख लेना नीचे एक नोट। सेम एरर 10 steps will be followed in case of omission of ट्रांसफ़र टू रिज़र्व। कई बार ट्रांसफ़र टू रिज़र्व वाला पॉइंट ओमिशन हो जाता है, तो उसमें भी सेम ही स्टेप लगेंगे। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की जगह बस ट्रांसफ़र टू रिज़र्व वाला अमाउंट आ जाएगा। हालांकि ये सब मैं क्वेश्चन में करवाऊंगा, तो अभी ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। और इसमें लिखना है स्पेशल पॉइंट टू रिमेंबर while passing जर्नल एंट्री। इसमें एक स्पेशल पॉइंट का भी ध्यान रखना है जो हम जर्नल एंट्री करते समय पास करेंगे। तो ये है बच्चों पूरा कॉन्सेप्ट, जिसके इर्द गिर्द अब अगली हमारी कुछ क्लासेस चलेंगी, और जिससे हम गलतियां जो होंगी, उन गलतियों के मैंने स्टेप सिर्फ लिखवाए हैं, उनके हम क्वेश्चंस करेंगे
अगली क्लासेस में, और तब देखेंगे कि कैसे रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी। तो बस अब हमने कॉन्सेप्ट भी लिख लिए, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए, तो आज की क्लास जो है बच्चों वो अब हमारी फिनिश। बाकी करेंगे अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में।